नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 25 है। अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल जो है। इसके पहले हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, वायुमंडल में मौजूद जो भी गैस था उसके बारे में, उससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि जो वायुमंडल है उसकी संरचना, ठीक है, उसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया, यानी कि जो वायुमंडल है इसको अलग अलग लेयर वाइज बांटा गया, ठीक है। तो कौन कौन सा लेयर है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो चलिए ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ट्रोपोस्फेयर से के से जो जुड़े किस तरीके के पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है और किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है, ठीक है। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है, ठीक है। ये जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। तो इसकी ऊंचाई कितना है? 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है। 8 किलोमीटर ध्रुव पर होगा, यानी कि जो पोल है वहां पे होगा, और वही विषुवत रेखा की बात करें, जो विषुवत रेखा है वहां पे कितना हो जाएगा? तो 18 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल हम लोग पढ़ रहे हैं। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में तापमान की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जो क्षोभ मंडल है वहाँ पे तापमान की जो गिरावट की जो दर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या है? वो गिरते जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होते जाएगा। यानी कि जैसे ही आप नीचे से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो ऊपर कम होगा, ठीक है। इसी तरह अगला पॉइंट देखें तो दिया गया है कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं, ठीक है, जो वायुमंडलीय घटना है जैसे कि बादल हो गया, आंधी हो गया, वर्षा हो गया, ये सारे किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। कहाँ पे होता है? तो सारे ये क्षोभ मंडल में होता है। जैसे कि बादल का जो तैरता है वो क्षोभ मंडल में ही, आंधी हो गया, वर्षा जो होता है, ये सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिया गया है कि इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इस मंडल को एक और नाम दिया गया है, कौन सा? संवहन मंडल। तो संवहन मंडल किसको कहते हैं? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर को कहते हैं। किनकी? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। तो जो संवहन है, ठीक है, संवहन धाराएं वो इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है, इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। अंधा मंडल भी कहते हैं, ठीक है, और इस मंडल को अंधा मंडल भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि इसको अंधा मंडल भी कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर को आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो अगला जो स्फीयर है, यानी कि अगला जो मंडल है वो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। तो चलिए अब तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको एक एक करके समझते हैं। तो दिया गया कि जो समताप मंडल है ये 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी कि इसका सीमा क्या से है? तो जैसे ही ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल समाप्त होता है उसके ऊपर से समताप मंडल शुरू होता है, और इसका ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक है। कितना है? 18 से 32 है, ठीक है। इसमें ताप समान रहता है। तो इसका ये समताप इसलिए है इसका क्योंकि नाम, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? समान होता है, एक समान होता है, एक जैसा ही हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जो समताप मंडल है, ठीक है, जो समताप मंडल है यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो सेम होता है, ठीक है, हर जगह। अगर जब जैसे ही आप 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक जाइएगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, यानी कि एक समान होगा। आगे बढ़ते हैं और इसको और भी चीज़ें समझते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे अगर देखें तो दिया गया है कि समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। यानी कि ये जो पोल होते हैं ध्रुव, वहाँ पे इसकी जो मोटाई होती है वो सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कभी-कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, और विषुवत रेखा पे ये क्या हो जाता है? लोप हो जाता है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, याद रखना है। आगे अगर हम देखें इसमें, आगे क्या दिया गया है? तो आगे दिया गया है
कि इसमें मौसमी घटनाएँ, जो भी मौसमी घटनाएँ हैं जैसे कि आँधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। यानी कि जो भी मौसमी घटनाएँ हैं, ये होती नहीं है यहाँ पे, ठीक है? नहीं होती है। ये नहीं याद रखना कि होती है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है। तो ये नहीं वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो दिया गया है कि इस मंडल में वायुयान उड़ान की आदर्श दशा पाई जाती है। यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं तो वो इसी स्फीयर में उड़ते हैं, किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में जहाज वगैरह उड़ते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जहाज वगैरह जो है कहाँ पे उड़ते हैं, तो ये सारे उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है? अगर आगे हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जिन्हें भूलाह मेघ यानी कि मदर ऑफ पियरल क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड यानी कि भूलाह मेघ कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे विशेष प्रकार का मेघ का निर्माण होता है और जिसे क्या कहा जाता है? भूलाभ मेघ यानी कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं ओजोनोस्फीयर, ठीक है? यानी कि ओजोन मंडल। चलिए ओजोन मंडल को समझते हैं कि ओजोन मंडल क्या है। तो ओजोन मंडल की बात करें यानी कि ओजोनोस्फीयर का, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो भी है चलिए समझते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले दिया गया है कि धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। यानी कि जो जमीन से अगर देखें तो 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है, जो लेयर है, ठीक है, वो है ओजोनोस्फीयर। क्या है? ओजोनोस्फीयर। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। क्या होता है यहाँ पे? ओजोन जो गैस है, ठीक है, उसकी एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? उसको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। और उसको अवशोषित कर लेती है और इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। तो पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो इसको याद रखना है कि जो ओजोन मंडल है, ठीक है, ओजोनोस्फीयर, उसको पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। जो ओजोन की जो परत है इसको नष्ट करने वाली जो गैस है, कौन कौन सी गैस है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, यानी कि ओजोन लेयर नष्ट होता है, तो वो होता है CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये जो गैस मैक्सिमम कहाँ से निकलती है? तो जो एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। यानी कि AC और जो फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर, उनसे ये गैस निकलता है CFC। और ये क्या करता है? जो हमारा ओजोनोस्फीयर है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, उसको ये नष्ट करने का काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में क्षरण यानी कि CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। तो जिसमें ओजोन परत में जो नष्ट होता है, किसकी वजह से होता है? तो जो CFC है उसमें क्या मौजूद होता है? सक्रिय क्लोरीन, ठीक है, जो एक्टिव क्लोरीन होता है, इसके वजह से उसके अंदर डिप्लेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि जो डॉप्सन इकाई है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। इस मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इस मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। क्या होगा? तापमान ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिया गया कि प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। यानी कि 1 किलोमीटर जैसे ही ऊपर जाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ था ओजोनोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे आयनोस्फीयर के बारे में, ठीक है। आयनोस्फीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे NDA वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरफोर्स का जो एक्स ग्रुप होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स वगैरह में। तो दिया गया है, और आयनोस्फीयर की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। समझ सकते हैं कि कितना दूरी तक ये फैला हुआ है, ठीक है, कितना ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर है। यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। यानी कि यह जो भाग है कम वायु दाब, यानी कि जो एयर प्रेशर है वो कम होता है, लेकिन जो पराबैंगनी किरण है उसके द्वारा ये आयनाइज होता है, यानी कि आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स प्रवर्तित होती है। तो इसमें क्या होता है? इस मंडल के जो निचला स्थित जो डी लेयर है, नीचे जो स्थित डी लेयर है, वहाँ से क्या होता है कि जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होता है उस जैसे कि जैसे E1 E2 और F1 F2 इसके परतों से शॉर्ट रेडियो वेव में प्रवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी पर
रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। तो जब हम लोग रेडियो, टेलीफ़ोन वगैरह देख रहे हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ इस इन सब का जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है? आयनोस्फीयर में होता है, ठीक है? क्या होता है कि इसके जाके आयन से टकरा के जो वेव्स होते हैं, वो फिर वापस धरती पर आता है। जैसे यहाँ से भेजा गया रेडियो वेव्स, ठीक है? तो क्या होता है कि जो लॉन्ग रेडियो वेव्स है, इसको भेजा गया आयन से टकरा के शॉर्ट रेडियो वेव में चेंज होके हमको सुनाई देता है रेडियो वगैरह पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। तो जो संचार, ठीक है? एक संचार उपग्रह किसको कहते हैं? जो कम्युनिकेशन करने वाले सैटेलाइट होते हैं, ठीक है? जो कम्युनिकेशन करने वाले सैटेलाइट होते हैं, वो कहाँ पे स्थित होते हैं? तो आयनोस्फीयर में होते हैं संचार उपग्रह। यानी कि जो हम लोग बात वगैरह करते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू कॉलिंग होता है, इंटरनेट चला रहे हैं, तो वो सारे सैटेलाइट कहाँ पे स्थित है? यहीं पे स्थित है, ठीक है? आयनोस्फीयर में है। उसके बाद जो आता है सबसे बाहरी मंडल, जिसका नाम है बाह्य मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। क्या नाम है इसका? एक्सोस्फीयर। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। तो 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। यानी कि जैसे ही 600 अपने धरातल से 640 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वहाँ तक है आयनोस्फीयर, ठीक है? यानी कि 60 किलोमीटर से ऊपर है 640 तक, और आयनोस्फीयर का विस्तार है, और उसके ऊपर बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर मौजूद है। इसकी बात करें तो इसकी ऊपर जो इसकी की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। यानी कि जो एक्सोस्फीयर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता की हम बात कर लें कि इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या-क्या है, तो इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियलिस की होने की घटनाएँ होती है। तो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियलिस इसका घटना होता है कहाँ पे? तो इसी मंडल में होता है। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल, ठीक है? जबकि बोरियलिस का तथा ऑस्ट्रियलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। यानी कि उत्तरी प्रातः काल और दक्षिणी प्रातः काल की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ पे होता है? तो बाह्य मंडल में होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोरेलिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा ऑरलिस कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लें कि कितना देर तक सेशन चल चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि वास्तव में ऑरोरा जो ब्राह्मणीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जो ऑरोरा ब्राह्मणीय चमकते प्रकाश होते हैं, उनका निर्माण जो होता है चुंबकीय तूफान के कारण होता है, ठीक है? और जो कि सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विभिन्न बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो जो ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में कैसे दिखाई देते हैं? तो विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं, या प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। तो ये कब दिखाई देते हैं? तो आधी रात के समय ये दिखाई देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक चीज़ें समझ में आपको आ गया होगा। इसके आगे हम लोग इंसुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? इंसुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इंसुलेशन के बाद जो ये रेडिएशन वगैरह हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सब चीज़ आगे के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग ये चीज़ कवर कर लेते हैं, सूर्य ताप जिसको बोलते हैं, यानी कि इंसुलेशन क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। तो इंसुलेशन की अगर हम बात करें, तो इंसुलेशन के बारे में चलिए इसके से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या-क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य तप किसको कहते हैं? तो जो सूर्य है, उससे पृथ्वी तक पहुँचने वाली जो सौर विकिरण है, यानी कि जो सूरज का जो रेडिएशन है, विकिरण है, उसको पहुँचने वाली जो ऊर्जा है, उसको सूर्य तप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचती है। लघु तरंग यानी कि शॉर्ट वेव के थ्रू पहुँचता है, ठीक है? लॉन्ग वेव होता है, एक शॉर्ट वेव होता है। तो शॉर्ट वेव के थ्रू पृथ्वी पर पहुँचता है। वायुमंडल की जो बाहरी सीमा पर, जो वायुमंडल है उसके बाहरी सीमा की अगर हम बात करें, तो वायुमंडल का जो बाहरी सीमा है उसकी अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है कि सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखें तो किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित हो की जाने वाली सूर्य तप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। अब एल्बिडो के बारे में आप जान लीजिए कि एल्बिडो क्या होता है।
तो कोई भी सतह है, उससे प्राप्त होने वाली जो सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन है, उसकी मात्रा और उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली जो इंसोलेशन की मात्रा है, उसके बीच का जो अनुपात है, उसका रेशियो उसको अल्बीडो कहते हैं। सौर विकिरण का यह एक परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है, ठीक है? तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या दिया गया कि जो सौर विकिरण का यह परावर्तन जो होता है लघु तरंगों में ही होता है। कैसे होता है? तो शॉर्ट वेव में होता है। ये चीज़ समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो जो भी पॉइंट्स है 2-3 पॉइंट्स बचा हुआ है 5 पॉइंट बचे हुए हैं, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं जल्दी से। अगला पॉइंट दिया गया है कि वायुमंडल की जो बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से परिकीर्ण होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो वायुमंडल की जो बाहरी सीमा है, उससे प्राप्त होने वाली जो भी सौर विकिरण का है, उसका लगभग 32% भाग बादलों की सतह से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, और जो धूल कण से परिकीर्ण होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य तप का लगभग अगर 2% भाग की बात करें तो धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। तो सूर्य तप के अधिकांश जो क्या है प्रतिशत क्या है कि वो वापस लौट के चला जाता है अंतरिक्ष में। इस प्रकार सौर्य विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता है। यानी कि 34% जो है वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो उसमें 32% कहाँ पे होता है? तो बादलों की सतह पर होता है, और 2% कहाँ पे होता है? तो जो मौजूद धूलकण है उस पे होता है, ठीक है? उस पे इसका परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि पूर्ण मेघाच्छादन, ठीक है? पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण, ठीक है? तो पूर्ण जो मेघाच्छादन होता है उसके समय सूर्य के प्रकाश में कमी होती है, और उसका मेन रीज़न क्या होता है? तो परावर्तन होता है, ना कि अवशोषण, ठीक है? तो क्या होता है? परावर्तन होता है। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। तो जो पृथ्वी है वो सौरिक विकिरण द्वारा जो होता है प्रसारित ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त करती है? तो मात्र 51%। कितना? 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है, और जो वायुमंडल है वो सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण कर पाता है? तो मात्र 14%। और वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। तो कौन कौन से यहाँ पे विधि दिया गया है जिससे क्या होता है कि वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है? तो जो है हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है? तो अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है, यानी कौन कौन से विधि से होता है? तो रेडिएशन, दूसरा है कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये ठीक है? जो भी यहाँ पे विधि है उसको हम लोग आने वाले सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज जो भी चीज़ें आपको बताया गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जो ये सेशन है, ये जो पॉइंट्स यहाँ से हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।